गुड मॉर्निंग एंड वेलकम मेरे सारे फ्यूचर एडवोकेट्स। कैसे हो सब लोग? आई होप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। 2 मंथ से MHCET 5 ईयर के लिए काफी टाइम है। और यहाँ से अगर हम अच्छे से करेंगे तो 130 प्लस कहीं नहीं गया गाइस। GLC मुंबई इज वेटिंग फॉर यू। अच्छे से पढ़ना है। यू गाइस हैव टू मेक नोट्स विथ मी। हम स्टार्ट कर रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड। इसके आप नोट्स करो। और मेरी गारंटी है मेरी साइड से 35 प्लस आउट ऑफ 40 आपके कहीं नहीं गए। उतना अगर मैं नहीं ला पाऊंगा तो आई विल क्विट टीचिंग। मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। मेरी गारंटी है आपको यहाँ से बाहर आएगा ही नहीं। हम जो लेक्चर्स में कवर करने जा रहे हैं इससे बाहर क्वेश्चंस आने ही नहीं है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स काफी अच्छे से पढ़ा है। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स को स्टडी किया है। और तब मैंने ये लेक्चर्स बनाए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। बस आपको मेरे साथ इस सब के नोट्स बनाने हैं सो दैट यू कैन रिवाइज इट। लीगल एप्टीट्यूड में रिवीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQs पढ़ के जाना है और रिवीजन, दैट्स इट गाइस। 130 प्लस आराम से स्कोर कर पाओगे आप। लीगल एप्टीट्यूड मैं पूरी सीरीज लूंगा इसकी। ये फर्स्ट लेक्चर है जिसका टॉपिक है मीनिंग ऑफ लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। यहाँ से आप पकड़ के चलो कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सीधा आते हैं। 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से 3 to 4 क्वेश्चन MHCET हर साल पूछ रहा है, ठीक है। मेक नोट्स विथ मी। और माझ्या महाराष्ट्राच्या पब्लिकला जय महाराष्ट्र. गाईज माझ्यासोबत राहा. लास्ट पर्यंत व्हिडिओ बघायचा सगळ्यांनी. सो लेट्स स्टार्ट गाईज. व्हॉट इज लॉ? फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हॉट इज लॉ. लॉ इज सेट ऑफ रूल्स जो गवर्नमेंट में बना है। सोशल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने जो रूल्स बनाए हैं जो कि लीगली एनफोर्सेबल हो। मतलब क्या कि ऐसे रूल्स है जो गवर्नमेंट बनाती है और जो सबके ऊपर एनफोर्सेबल होते हैं। और ये रूल्स तोड़ने के बाद एक पनिशमेंट होती है, वो लॉ होता है। बट सीईटी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? क्रिमिनल लॉ। हम सिर्फ सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर्स कर रहे हैं। हमें पीएचडी बिल्कुल भी नहीं करनी है। वी जस्ट आर एमिंग टू स्कोर फुल मार्क्स, ये अपना एम है। तो वी आर जस्ट गोइंग टू कवर जो इम्पोर्टेंट है सीईटी के लिए। क्रिमिनल लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिमिनल लॉ इज बॉडी ऑफ लॉ दैट रिलेट्स टू क्राइम। क्राइम से रिलेटेड जो भी लॉज है वो क्रिमिनल लॉ है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये पॉइंट लिख लेना। क्राइम इज पब्लिक रॉन्ग। सीधा सीटी यहाँ से पूछता है व्हाट इज क्राइम। क्राइम इज सिविल रॉन्ग, क्राइम इज प्राइवेट रॉन्ग, क्राइम इज पब्लिक रॉन्ग से ऑप्शंस देगा आपको। तो राइट ऑप्शन होगा क्राइम इज पब्लिक रॉन्ग। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। हर क्राइम के एलिमेंट्स होते हैं जिसका यूज करके उस क्राइम को, उस केस को अच्छे से सॉल्व किया जाता है। आप आगे जाके एडवोकेट बनोगे तब ये पॉइंट्स आपको काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि हर केस में, हर क्रिमिनल केस में ये एलिमेंट्स आपको डिटेल उसको पढ़ना पड़ता है। तो सीईटी के लिए फर्स्ट टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्ट सीरियस, मेंस रिया। फर्स्ट इज एक्ट सीरियस। एक्ट सीरियस क्या होता है? लेट्स सपोज एक मर्डर हो जाता है आपके सिटी में। मर्डर होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल उसका पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है। उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस क्या देखती है? कहाँ पे मर्डर हुआ है, क्या टाइम पे हुआ है, किसने किया है, कंसेंट था या नहीं, तो स्टेट ऑफ माइंड क्या था, इंटॉक्सिकेटेड था, नॉर्मल था, पागल था, नॉर्मल, कैसा था वो उसका स्टेट ऑफ माइंड। उस मर्डर के लिए इंटेंट क्या था, प्रिपरेशन क्या किया था मर्डर करने से पहले। ये सारी चीजें जो है, ओवरऑल फैक्ट्स जो है उस इंसिडेंट के बारे में, उसको एक्ट सीरियस कहते हैं। चाहे मर्डर हो, चाहे कोई और क्रिमिनल एक्टिविटी हो, थेफ्ट हो या बाकी कुछ हो, उसमें जो भी फैक्चुअल उसके बारे में, प्लेस, टाइम, ये सबको हम एक्ट सीरियस कहते हैं। मेंस रिया। मेंस रिया क्या है? It means that act does not make one guilty unless the mind is also guilty. मतलब क्या? अगर किसी इंसान ने मर्डर किया है और उसका इंटेंट ही था कि सामने वाले को मुझे मारना ही है, मतलब उसका माइंड भी गिल्टी था, दैट इज मेंस किया, तब वो गिल्टी ही होगा। वन इज गिल्टी अगर उसका माइंड भी गिल्टी हो। अगर उसका माइंड गिल्टी नहीं था, गलती से उसके हाथ से अगर कुछ हो गया, देन ही विल बी नॉट सेड गिल्टी। ठीक है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि act does not make one guilty unless the mind is also guilty। सिंपल पॉइंट ध्यान में रखो। ज्यादा कुछ डिटेल में पूछेगा नहीं वो। सीईटी की एग्जाम दे रहे हैं, 12th के बाद की एग्जाम है। वो उतना आपको लीगल इसमें ज्यादा फंसाएगा नहीं। नॉर्मल आपका कितना ऊपर ऊपर का नॉलेज है वो चेक करते हैं, दैट्स इट। ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं पूछते। पीवाईक्यूज देख लो, आपको समझ में आएगा। आगे हम देखेंगे पीवाईक्यूज क्या क्या पूछ रहा है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। ये कुछ ऐसे ऑफेंसेस के बारे में हर साल वो पूछता है
कुछ ऐसे एक्ट्स है जो सीईटी का फेवरेट है, मतलब रिपीट करेगा ही। फर्स्ट वन इज सेक्शन 82 आईपीसी। ये हर साल उसने रिपीट किया है, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ। एवरी ईयर सीईटी पूछेगा यहाँ से। क्या है सेक्शन 82? सेक्शन 82 says that anything done by a child under 7 years of age will not be an offense. 7 साल से छोटे बच्चे ने अगर कोई भी क्राइम करे, वो ऑफेंस नहीं होता। वो मर्डर भी कर ले, ऑफेंस नहीं। तो वैसे पूछता है सीईटी एवरी ईयर की चाइल्ड एज 6 ईयर कमिटेड अ क्राइम, मर्डर का क्राइम, सो क्या ये ऑफेंस है? ये ऑफेंस नहीं है, ये याद रखना है। वन मोर वर्ड, एबेटिंग। ये भी पूछेगा सीईटी। एबेटिंग मतलब होता है एनकरेज करना, किसी क्राइम करने के लिए उसको प्रवृत्त करना, यानी एबेटिंग। ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड वर्सेस मर्डर। बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। नॉट जस्ट सीईटी के वक्त, आप आगे जाके जीएलसी में जब पढ़ोगे, जब आप लॉ की पढ़ाई करोगे, यहाँ पे आपको बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए मैंने सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो एग्जांपल्स उठाए जहाँ से सीईटी पूछ सकता है, और उसमें आपको मैंने सिंपली एक्सप्लेन किया। मर्डर देखेंगे, आप न्यूज में देखते हो कि समवन, किसी ने मर्डर किया है, किसी ने कल्पेबल होमिसाइड किया है, तो कैसे डिसाइड होता है कि क्या मर्डर है और क्या कल्पेबल होमिसाइड है? तो फर्स्ट अपन मर्डर का देखेंगे। A sharp weapon was used by an offender X। मतलब X नाम के एक बंदे ने एक शार्प वेपन यूज किया, किसको मारने के लिए? Y को मारने के लिए। और Y के इसेंशियल ऑर्गन, उसके पेट में, छाती में, उससे वार किया उसने। ठीक है। The the perpetrator is also aware that his action will result in death। और X को पता था कि उसको Y को मारने से उसकी मौत हो सकती है, और उसकी हो भी गई, Y मर भी गया। दिस टाइप ऑफ डेथ इज रेफर टू एज मर्डर। मतलब यहाँ पे उसका देखो इंटेंट था कि वाई को मारना ही है। उसको पता था कि एक शार्प वेपन है, ऑब्वियसली कि एक शार्प वेपन आप किसके वाइटल ऑर्गन्स पे यूज करेगा तो वो मरेगा। तो उसको एक्शंस भी उसके पता थे, और उसकी मौत भी हो गई, तो ये मर्डर था। ऑन द अदर हैंड, अभी कल्पेबल होमिसाइड में क्या होता है, इसमें भी क्या हुआ कि एक्स एक्स बंदे ने वाई के ऊपर वार किया, बट एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से। मतलब एक, वो फाइट कर रहे थे, साइड में एक स्टिक थी, वो उसने उठाई और उसको मारा। तो इसको भी पता था कि मारने से उसको इंजरी होगी, बट एक लोअर काइंड ऑफ इंजरी होगी। उसको इतना नहीं पता था कि मर भी सकता है। ठीक है, कि न्यू की इंजरी होगी, और उसने उसको मारा, और उस अनफॉर्चुनेटली उसने मारा, और वो मर गया उस इसमें। तो ये कल्पेबल होमिसाइड है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसका इंटेंट वो काइंड ऑफ लोअर था उसको मारने के लिए। मतलब उनका फाइट चल रहा था, स्टिक उठा के मारे, वो प्रिपेयर्ड नहीं था, वो एक शार्प वेपन लेके नहीं आया था। जैसे पहले केस में वो शार्प वेपन लेके आया था उसको मारने के लिए, सेकेंड इसमें वैसा नहीं था। द लाइकलीहुड ऑफ कॉजिंग मॉर्टेलिटी इज लोअर, यानी मौत होने की संभावना कम थी सेकेंड इसमें। और इस केस में अगर मौत हो जाती है तो उसको हम कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं, मर्डर नहीं। तो ये नोट्स में ये दोनों एग्जांपल्स लिख लेना। ऐसे इस काइंड ऑफ क्वेश्चन से पूछेगा ये, सीधा ऐसे लिखेगा, शार्प वेपन वाज यूज्ड बाय ऑफेंडर, सो दिस टाइप ऑफ डेथ इज रेफर्ड एज, और ऑप्शंस देगा चार, तो उसमें आप ये दोनों लिख लेना नोट्स में। थेफ्ट, थेफ्ट में इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं थेफ्ट की डेफिनेशन में। तो मूवेबल प्रॉपर्टी, समवन एल्सेस पोजीशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ये तीन की पॉइंट्स है थेफ्ट क्या है, और कौन सा केस थेफ्ट का है और नहीं है, ये पहचानने के लिए। ठीक है। Whoever intends to take dishonestly any movable property out of the possession of any other person without the person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। theft यानी चोरी, किसी और की प्रॉपर्टी को जो मूवेबल हो, उसको उसकी विदाउट परमिशन, उसका कंसेंट ना लिए बिना उसको उठा लेना, उसको चोरी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा आगे देखेंगे। एक्सटॉर्शन, आप सबको पता होगा। मराठी में इसको खंडनी कहते हैं, हिंदी में जबरदस्त वसूली, जबरन वसूली कहते हैं। Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other। मतलब क्या है कि जैसे फोन आता है ना कि मुझे इतना पैसा दे देना, वरना मैं तेरे बेटे को मारूंगा, तेरे किसी को मारूंगा, या फिर तेरे कुछ मैं घर वालों के ऊपर अटैक करूंगा। ऐसे उसको कहते हैं अपन एक्सटॉर्शन। यहाँ से आई डोंट थिंक क्वेश्चन आएगा इस, या एक्सटॉर्शन वाला इससे, थेफ्ट से आएगा डेफिनेटली। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, ये सिंपल है, ठीक है। और एक बात है कि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सब में कंफ्यूज नहीं होना है।
डेप्थ में जितना आप इसको डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करोगे उतना आप कंफ्यूज होगे। सो मैंने जितना दिया है उतना लिख लो, उसको रिवीजन करो, क्वेश्चंस आपके बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। समवन गेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अदर ऑन द रोड साइड। ये एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और बाद में उसका अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे। समवन गेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अदर ऑन द रोड साइड, लेट्स से अ गोल्ड रिंग और वॉलेट। अब देखो, मैं रास्ते पे चल रहा था और मुझे किसी का वॉलेट मिल गया, तो मेरा राइट एक्शन क्या होना चाहिए? राइट एक्शन होना चाहिए कि मैं उसको पुलिस को इन्फॉर्म करूँ कि मुझे ये वॉलेट मिला है। अगर उसमें वॉलेट में उसका नंबर हो ऊपर लिखा हुआ तो मैं उसको कॉल करके बताऊँ कि आपका वॉलेट गिरा था। बट मैंने ये नहीं किया। मैंने क्या किया कि वो वॉलेट खुद के पास रख लिया। मुझे पता है कि ये मेरा नहीं है, तो भी मैंने अपने पास रख दिया। तो मैंने क्या किया? क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया। तो मैंने क्राइम यहाँ पे कमिट किया। आईपीसी क्या कहता है देखो, whoever dishonestly misappropriates or converts to his use any movable property shall be punished। तो मैंने यही किया था। मैंने डिसऑनेस्टली क्या किया था कि दूसरे का जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वॉलेट है। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे यहाँ पे। अभी जस्ट हमने पढ़ा था, C takes D's property to be used for his business, thinking that it belongs to him. Later, he finds out that the property belongs to D. Even after knowing his mistake, he dishonestly continues its use. This type of case is against the property of which type? अभी जस्ट मैंने आपको बोला था, अगर मैं किसी दूसरे इंसान की चीज मेरे पास आ जाए और मुझे बाद में पता चले कि वो चीज मेरी नहीं है, तो मेरा my role is to return it to him or to inform it to authorities. बट मैं उसके वैसे ना करे, मैं डिसऑनेस्टली खुद इसको यूज करता हूँ, तो मैं कौन सा क्राइम यहाँ पे कमिट कर रहा हूँ? उसको कहते हैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। डेफिनेशन हमने अभी जस्ट पढ़ी थी, देखो सीधा वैसा ही क्वेश्चन पूछा है। सो आप लोग एक बार वापस वो डेफिनेशन लिख लेना, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था वो वॉलेट का, वो भी लिख लेना, ठीक है। Second is B finds an antique cigar case on the floor of a state transportation bus while leaving it as the last passenger. He picked it up and put it in his pocket instead of returning it to the state transport authorities. Next day, he sold it at good price. B is liable for। सेम है, मुझे बस वॉलेट मिला था, इस बंदे को मिला एंटिक सिगरेट का केस मिला, और इसने उसको रिटर्न नहीं किया, अथॉरिटीज को रिटर्न नहीं किया, इसने खुद उसको रखा और इसने उसको बेच भी दिया। इसने वापस किया है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। सिंपल था ना? देखो ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपको। वंस यू राइट डाउन डेफिनेशंस, उसके एग्जांपल्स लिख लेना। यही पूछेगा, कुछ थोड़ा सा इधर उधर चेंज करेगा। एंटिक सिगरेट केस के यहाँ पे कुछ और लिख लेगा, वॉलेट या फिर मोबाइल लिखेगा, और सेम क्वेश्चन वापस पूछेगा। चीटिंग वर्सेस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अपना लास्ट पॉइंट है ये। इसके बाद वी आर डन विद दिस टॉपिक। पढ़ लेना अच्छे से। चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। चीटिंग क्या होता है? It primarily involves fraudulent inducement or performing an act based on false representation, यानी किसी को फंसाना, चीटिंग करना, फॉल्स प्रॉमिस करके पैसे उठाना। क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि काफी कंपनीज आज के टाइम में एडवांस मांगती है, तो हम लोग उसको एडवांस पे करेंगे और बाद में वो हमें अपना प्रोडक्ट ही नहीं भेजती, तो वो चीट कर रहे हैं हमारे साथ। और बहुत सारे साइट से ऑनलाइन हम ऑर्डर करने जाते हैं तो दे आस्क फॉर एडवांस मनी। इफ वी सेंड आर एडवांस मनी और वो हमें उनका जो हमने जो भी ऑर्डर किया था वो नहीं भेजते, वो हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हमें झूठे फैक्ट्स बता रहे, फॉल्स प्रोमिस दे रहे, और हमें वो फंसा रहे हैं। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है? इट सेंटर्स अराउंड द अब्यूज ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ, ये आपको ये वर्ड्स है आगे के, आप ना पढ़ो, कंफ्यूजन मुझे आप में नहीं क्रिएट करना है, मैं सिंपल इसमें बताता हूँ क्या होता है इसमें। कि आप एक बंदे के साथ एग्रीमेंट में थे, ठीक है, मैं अपना फ्लैट है, मैंने एक को रेंट पे दिया है और हम दोनों में एग्रीमेंट बना है, लीगल एग्रीमेंट बना है रिगार्डिंग फ्लैट। बट दैट गाय वो क्या करता है कि मेरे से फ्लैट रेंट पे लेके ज्यादा पैसे में किसी और को वो दे देता है रेंट पे। बट यहाँ पे तो मेरा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ ना, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता था, तो इस केस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वो मेरे साथ कर रहा है। चीटिंग का देखते हैं अपन, पीवाईक्यू क्या है। A intentionally deceives Z into a belief that A needs to deliver Z certain quantity of indigo plant, which he does not intend to deliver, and thereby dishonestly induces Z to give him advance money upon the faith of such delivery। मैंने भी बोला था कि एडवांस पैसे लेते हैं। यहाँ पे सेम ऐसे हुआ यहाँ पे।
जेड जो है इसने इसको एडवांस मनी दिया था ए को, ठीक है, बट उसने उसको भेजा ही नहीं। तो व्हाट हैपेंड हियर? ऑप्शन बी होगा डेफिनेटली, ए चीट्स बी, ए ने बी के साथ चीट किया। यहाँ पे बी नहीं होना चाहिए, ए चीट्स, और जो सेकंड ऑप्शन है इसमें ए चीट्स जेड होना चाहिए। ये करेक्शन यहाँ पे क्वेश्चन में रॉन्ग आया था, ठीक है, ए चीट्स जेड आना चाहिए, क्योंकि बी तो क्वेश्चन है ही नहीं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे मैंने बोला था, ये 7 ईयर वाला, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। देखो अभी क्वेश्चन यहाँ पे रूल दिया है, फैक्ट दिया है कि एज, a child born on 31st January 2005 kill another child B on 30 December 2011। तो आपको एज कैलकुलेट करना है, उसका एज क्या होगा? 6 years, सम 6 years, 7 years उसको अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है। सो बताओ मुझे आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन A has committed no offense. Option B, A has committed the offense as it is heinous crime. Option C, killing of one child by another is not an offense. Option D, A has not committed the offense on the date of killing of B. A was a minor. तो देख, यहाँ पे ऑप्शन A is the right. A has committed no offense. ये माइनर वाले इसमें नहीं जाना है, बाकी कुछ नहीं होगा। A has committed no offense, सिंपल हमने पढ़ा था, anyone below age of 7, अगर वो कुछ क्राइम की, वो ऑफेंस नहीं होता। अगर वो कुछ क्राइम करता है तो वो ऑफेंस नहीं होता। आपको होमवर्क के लिए मैं एक दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, इसको मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। Whoever takes away any movable thing from the land of any person without that person's consent is said to have committed theft। ठीक है, फैक्ट यहाँ पे ऐसा है कि ड्यूरिंग हिज विजिट टू द हाउस ऑफ सी, ए आस्क्ड बी, मतलब ए नाम का जो बंदा है वो सी के घर गया और उसने बी, ठीक है, ए आस्क्ड बी द सन ऑफ सी, ए सी के घर गया और उसने बी जो कि सी का सन है, जो सी का लड़का है, उसको बोला कि तू मेरे साथ फॉरेस्ट में चल। और ए ने और बी ने वो ये बात सी को नहीं बताई, ठीक है। तो यहाँ पे ए हैज कमिटेड थेफ्ट, ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट, ए हैज कमिटेड थेफ्ट एज सून एज ही एंटर्ड द हाउस ऑफ सी, ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट। ये चार ऑप्शन है। आप मुझे कमेंट में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, वी विल डिस्कस इन कमेंट्स। एंड यहाँ पे आज का सेशन खत्म होता है। मेक श्योर गाइस कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, काफी लोगों तक ये पहुंचनी चाहिए। और क्योंकि मैं टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, जितना सीईटी पूछता है उतना ही, मैं बाकी का डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आई विल कवर एवरीथिंग रिगार्डिंग सीईटी इस चैनल पे, ए टू जेड सब मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, मेरे से जुड़े रहे। एनी डाउट्स, जो भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, आई विल आंसर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। बेस्ट लक, टेक केयर, अगले लेक्चर में जल्दी मिलते हैं, बाय।